हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम नॉन कॉर्डेट्स का पहला फाइलम पॉरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। पॉरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं वो सबसे आदिम बहुकोशिकीय यानी कि मल्टीसेलुलर कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन प्रदर्शित करने वाले प्रथम छिद्र युक्त जंतु है, जिन्हें प्रायः स्पंज कहा जाता है। इनमें ऊतक और अंगों का अभाव होता है। स्पंज का अध्ययन पैराजूलॉजी कहलाता है। इलियास ने यह सिद्ध किया कि स्पंज जंतु होते हैं क्योंकि जो इनके वयस्क सदस्य होते हैं वो स्थिर यानी कि ससाइल और स्थानबद्ध यानी कि सेडेंटरी होते हैं, यानी कि वो एक ही स्थान पर फिक्स होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं करते हैं। इसलिए इन्हें पहले प्लांट की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन इलियास ने सिद्ध किया कि स्पंज जंतु होते हैं, न कि पादप होते हैं। रॉबर्ट ग्रांट ने शब्द पॉरीफेरा को प्रस्तुत किया, कॉइंड किया, और ये जंतु वितरण में विश्वव्यापी होते हैं, अर्थात कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। विश्वव्यापी का मतलब या कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है कि ये संसार के प्रत्येक भागों में पाए जाते हैं। एक वर्ड होता है ओमनी प्रेजेंट, जो बैक्टीरिया होते हैं वो ओमनी प्रेजेंट होते हैं या यूबिक्विटस बोलते हैं इनको। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कि जहां पर भी जीवन संभव हो सकता है वहाँ पर ये जीव पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया ओमनी प्रेजेंट या यूबिक्विटस होते हैं। इसका मतलब है कि जहाँ पर भी जीवन संभव हो सकता है वहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे दूध में, पानी में, एयर में, सॉइल में, जहाँ पर भी जीवन हो सकता है वहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये एकल यानी कि सोलिटरी होते हैं या निवहो यानी कि कॉलोनी में पाए जाते हैं, यानी कि तो अकेले अकेले पाए जाते हैं जंतु, या कई सारे मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं, उस कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। वयस्क अवस्था में इनके लार्वा फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, मतलब एक मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन वयस्क अवस्था में ये स्थिर होते हैं यानी कि ससाइल होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं, उसे स्थानबद्ध या स्थिर कहते हैं, ससाइल या सेडेंटरी बोलते हैं। लार्वा मूवमेंट कर सकता है। इनकी जो सिमेट्री होती है यानी कि सममिति होती है वो असम्मित होते हैं, अर्थात ये सिमेट्री शो नहीं करते, सम्मिति प्रदर्शित नहीं करते हैं, अर्थात ये जंतु मुख्यतः असम्मित होते हैं, परंतु कुछ अर्य सम्मिति यानी कि रेडियल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं, जैसे ल्यूकोसोलोनिया। रेडियल सिमेट्री यानी कि अर्य सम्मिति ऐसी होती है जिसको एक से अधिक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से काटने पर, अनुप्रस्थ काट से काटने पर, एक से अधिक यानी कि दो से अधिक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से काटने पर वो दो बराबर भागों में या दो समान भागों में बढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं अर्य सम्मिति। इनके शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं, और ऑस्ट्रिया से जल इनके शरीर में अंदर प्रवेश करता है, और इनके साथ साथ एक बड़ा छिद्र भी प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम से जल इनके शरीर से, बॉडी से बाहर निकलता है। इनके अंदर एक गुहा पाई जाती है, जैसे अब ल्यूकोसोलोनिया की जो बॉडी होती है वो इस टाइप से होती है। तो इसके अंदर ये ऑस्कुलम हो गया, और इनकी बॉडी पर असंख्य छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया। अकेला ऑस्ट्रिया, प्लूरल ऑस्ट्रिया, और बहुत सारे ऑस्ट्रिया, और अकेला ऑस्ट्रियम। इनके अंदर जो कैविटी है ये वाली, इसको बोलते हैं स्पंज गुहा यानी कि स्पॉन्जो सील। तो ऑस्ट्रिया से जो जल होता है वो स्पॉन्जो सील में पहुंचता है, और स्पॉन्जो सील से होता हुआ जल
इनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है ऑस्कुलम के थ्रू। तो इनकी शरीर पर बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र ऑस्टिया होते हैं जिनसे जल इनकी बॉडी में प्रवेश करता है, और एक बड़ा छिद्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम, जिसकी सहायता से बॉडी से बाहर इनकी जल बॉडी से बाहर निकलता है। अब इनकी देहभित्ति, अब ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, अर्थात ये द्विकोरकी जंतु होते हैं, अर्थात इनकी भ्रूणीय अवस्था में 2 लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अर्थात इनकी बॉडी के समस्त भागों का निर्माण इन 2 लेयर से होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब जो इनकी देहभित्ति होती है, इनकी जो बॉडी वाल है, ये इनमें 2 लेयर्स होती हैं। एक बाहर वाली होती है पिनाकोडर्म, और एक होती है अंदर वाली। तो ये तो हो गई कोएनोडर्म, और ये हो गई पिनाकोडर्म। तो 2 लेयर्स होती हैं, बाहर वाली पिनाकोडर्म और अंदर वाली कोएनोडर्म। पिनाकोडर्म जो लेयर होती है वो मुख्यतः पिनेकोसाइट सेल से और कुछ पोरोसाइट सेल से मिलकर बनी होती है। पोरोसाइट सेल्स पिनेकोसाइट सेल्स का ही मॉडिफिकेशन होता है, वो मॉडिफाइड पिनेकोसाइट्स होती हैं, और जो कोएनोसाइट सेल्स होती है, कीप कोशिका भी इन्हें बोलते हैं हम, वो कोएनोडर्म का निर्माण करती है। और जो बाहर वाली लेयर है वो पिनेकोसाइट और पोरोसाइट सेल से बनी होती है, जबकि अंदर वाली जो लेयर होती है वो कोएनोसाइट से मिलकर बनती है। कोएनोसाइट्स विशेष सेल्स होती है जो केवल एनिमल किंगडम में पॉरीफेरा में पाई जाती है। फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है, उसमें फ्लैजिला उपस्थित होता है, जिसके बीटिंग से, जिसके हिलने से जल इनकी बॉडी में अंदर प्रवेश करता है। तो इनमें ये 2 द्विकोरकी जंतु होते हैं, अर्थात डिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं। इनकी एम्ब्रियोनिक विकास के दौरान 2 लेयर्स बनती है, बाहर वाली एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म, जिससे बॉडी के दोनों सारे पार्ट्स बनते हैं। और इनकी देहभित्ति में 2 स्तर पाए जाते हैं, एक बाहरी स्तर पिनाकोडर्म और एक आंतरिक स्तर कोएनोडर्म। ये पिनाकोडर्म इसलिए कहलाता है क्योंकि ये पिनेकोसाइट सेल से बनता है मुख्यतः, और साथ में कुछ पोरोसाइट सेल्स होती हैं। पोरोसाइट्स मॉडिफाइड रूपांतरित पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं, जबकि जो कोएनोडर्म होता है वो कोएनोसाइट सेल से मिलकर बनता है, जिसे सामान्य भाषा में कीप कोशिका बोलते हैं। और कीप कोशिका की उपस्थिति पॉरीफेरा का विभेदक गुण है, अर्थात इस पॉरीफेरा संघ के अलावा ये कोएनोसाइट सेल्स किसी भी फाइलम में नहीं पाई जाती, किसी भी जंतु में नहीं पाई जाती। दोनों स्तरों के बीच में एक अकोश की है जेली समान संरचना या जेली समान लेयर उपस्थित होती है। इसको बोलते हैं मीज़ेनकाइम। मीज़ेनकाइम के अंदर अनेक अमीबॉइड सेल्स या अमीबीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जैसे थीजोसाइट्स भोजन के संचय करने के लिए, ट्रोफोसाइट्स भोजन के वितरण करने के लिए, आर्कियोसाइट्स युग्मक के निर्माण के लिए, और भी अनेक प्रकार की सेल्स उपस्थित होती है इसमें, जो अलग अलग कार्य के लिए मॉडिफाइड होती है। क्योंकि जो स्पंज होते हैं उनमें टिश्यूज़ और ऑर्गन्स अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, यानी कि जो श्रम विभाजन है, उस श्रम विभाजन के लिए अलग अलग प्रकार की सेल्स अलग अलग काम करती हैं। जैसे भोजन के संचय काम थीजोसाइट्स का है, भोजन के वितरण का काम ट्रोफोसाइट्स का है, युग्मक निर्माण आर्कियोसाइट्स का होता है। और इसके अलावा जैसे स्क्लियोब्लास्ट स्पाइक्यूल्स बनाती हैं, जबकि स्पॉन्जियोब्लास्ट स्पॉन्जिन तंतु बनाती है। तो हर सेल का अपना एक अलग विशिष्ट कार्य होता है। इसके अलावा जैसे जो सेल्स होती है स्क्लियोब्लास्ट स्पॉन्जियोब्लास्ट फाइबर्स बनाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा क्रोमोसाइट्स कलर देने का काम करती हैं। अलग अलग सेल अलग अलग काम करती हैं। अब स्पंज का जो दूसरा स्पष्ट, अब इसके अंदर जो कंकाल होता है, कंकाल जो होता है या तो कैल्शियम कार्बोनेट का या सिलिका के स्पाइक्यूल से बना होता है, या प्रोटीन स्पंजिन से बने तंतुओं का बना होता है,
और वो कंकाल जिलेटिन मैट्रिक्स, जो ये जिलेटिनस मैट्रिक्स है बीच में, इसके अंदर धसा रहता है, जो उसको मजबूती का प्रदान करता है। स्क्लीरोब्लास्ट सेल्स स्पैक्यूल्स का स्रावित करती हैं, जबकि स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल स्पॉन्जिन तंतुओं को स्रावित करती हैं। इनका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नेक्स्ट, इनमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है विशिष्ट प्रकार का नाल तंत्र पाए जाना। अब जो पोरीफेरा है, इन पोरीफेरा में टिश्यूज़ और ऑर्गन्स अनुपस्थित होते हैं, और टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के अनुपस्थित होने से इनके भोजन ग्रहण करने के लिए, उत्सर्जन के लिए, जनन के लिए और अन्य कार्यों के लिए विशेष नाल तंत्र पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो इनका विभेदक गुण होता है। एनिमल किंगडम में पोरीफेरा को छोड़कर किसी भी एनिमल किंगडम में, किसी भी फाइलम में, किसी भी संघ में ये कैनाल सिस्टम नहीं पाया जाता। इसमें पानी, जो बाहर का जल होता है, वो विभिन्न कैनाल्स की सहायता से इनकी बॉडी के अंदर एंटर करता है। ऑस्टिया से होता हुआ, कैनाल से होता हुआ इनकी बॉडी में अंदर एंटर करता है, और उसके बाद फिर जो ऑस्कुलम होता है उससे बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। अब जो कैनाल सिस्टम है वो इनके जनन में हेल्प करता है, गैमेट्स को बाहर फेंकने में, CO2 को बाहर निकालने में, वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने में, O2 को अंदर लेने में, भोजन को अंदर लेने में हेल्प करता है, क्योंकि इनमें ऑर्गन्स और टिश्यूज़ नहीं होते। तो ये जो स्पंज में विशिष्ट प्रकार का नाल तंत्र होता है वो देह भित्ति की फोल्डिंग से होता है। जो देह भित्ति होती है वो जो नॉर्मल देह भित्ति ऐसे ना होकर वो कैसे होती है, फोल्डिंग से बन जाती है। जो अब ये फोल्ड हो जाती है तो इसकी फोल्डिंग से विभिन्न कैनाल्स बन जाती हैं, और इन कैनाल्स की उपस्थिति के आधार पर बेसिकली 4 प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है। नंबर 1 एस्केनॉइड, जब सबसे सिंपल प्रकार का होता है, ल्यूकोसोलोनिया में पाया जाता है। इसके बाद साइकन टाइप का, जो साइकन में पाया जाता है। इसके बाद ल्यूकोनॉइड टाइप, जो यूस्पॉन्जिया में पाया जाता है, और रेगोन टाइप जो होता है, जो डेमोस्पॉन्जिया है, इन वर्ग के मेंबर्स में पाया जाता है। रेगोन टाइप का ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रकार का नाल तंत्र होता है। सबसे जो सिंपलेस्ट होता है वो एस्केनॉइड, दूसरा साइकन टाइप, तीसरा ल्यूकोन टाइप और चौथा रेगोन टाइप। ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रकार का होता है और ये सबसे सिंपल टाइप का, इसलिए सबसे सिंपलेस्ट मेंबर्स में पाया जाता है। इसके बाद इन जंतुओं में श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जी तंत्र, और तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है। पहले ऐसे जंतु जिनमें तंत्रिका तंत्र विकसित होता है वो निडेरिया यानी कि सीलेंट्रेटा संघ के जंतु होते हैं। इससे पहले के किसी भी जंतु में यानी कि पोरीफेरा में, या इससे पहले के किसी भी मेंबर्स में जैसे प्रोटिस्टा है या मोनेरा है, इनमें तंत्रिका तंत्र का निर्माण नहीं होता। पहले जंतु, पहले ऑर्गेनिजम्स जिनमें तंत्रिका तंत्र विकसित होता है वो निडेरिया हैं, यानी कि जिन्हें पहले सीलेंट्रेटा कहते थे। निडेरिया में पहली बार नर्वस सिस्टम, वो भी लूज नेट के रूप में पाया जाता है। इनमें जो पाचन होता है, पाचन इस गुहा के अंदर होता है, यानी कि जिसे हम स्पंज गुहा बोलते हैं, और पोषण इनमें जंतु सम होता है, अर्थात फर्स्ट इंजेक्शन देन डाइजेशन, पहले इंजेक्शन होता है और फिर डाइजेशन होता है। इनमें पाचन अंतःकोशिकीय यानी कि सेल के अंदर, और बाह्य कोशिकीय यानी कि इंट्रासेलुलर भी होता है, फूड वैक्यूल के अंदर भी होता है, और बेसिकली इंट्रासेलुलर होता है और अंतःकोशिकीय होता है यानी कि सेल के अंदर होता है, और वो कीप कोशिकाओं के अंदर होता है यानी कि कोएनोसाइट सेल्स के अंदर होता है। जबकि जो निडेरियंस हैं उनमें जो पाचन होता है वो अंतःकोशिकीय और अंतरकोशिकीय और अंतःकोशिकीय दोनों होता है, यानी कि सेल के बाहर भी होता है, सेल के अंदर भी होता है। इनमें बेसिकली अंतःकोशिकीय होता है। तो अब जो डाइजेशन है, डाइजेशन किस में होता है, कीप कोशिकाओं में। भोजन का संचय थीजोसाइट करती है और वितरण में ट्रोफोसाइट सेल्स, यानी कि पाचन में 3 प्रकार की सेल्स इन्वॉल्व हो गई। पाचन किस में हुआ, कोएनोसाइट सेल्स में, यानी कीप कोशिका में। संचय का हुआ थीजोसाइट्स में, और वितरण किसने करा, ट्रोफोसाइट्स ने। इसके बाद स्पंज में संवेदी और तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका सेल्स अनुपस्थित होती हैं। सेंसरी सेल्स, और सेंसरी सेल्स के अलावा नर्वस सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिका भी अनुपस्थित होती है।
और इन जंतुओं में जो जनन होता है वो अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों मेथड से होता है। अलैंगिक जनन बेसिकली इनमें बडिंग से अथवा इंटरनल बडिंग, जिसे जैम्यूल फॉर्मेशन कहते हैं, के द्वारा होता है, जबकि जो लैंगिक जनन होता है वो युग्मक जनन के द्वारा होता है, गैमीट्स के फॉर्मेशन के कारण होता है, युग्मकों के फॉर्मेशन से होता है, युग्मकों के निर्माण से होता है। लेकिन इस संघ के जो जंतु हैं वो उभयलिंगी होते हैं, अर्थात बाइसेक्सुअल होते हैं। मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा जनन अंग जब एक ही जंतु में होते हैं तब हम इसे क्या बोलते हैं, उभयलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। लेकिन इनमें जो निषेचन होता है वो क्रॉस टाइप का होता है, पर निषेचन बोलते हैं, अर्थात एक स्पंज का जो मेल गैमेट है स्पर्म, वो दूसरे स्पर्म के फीमेल गैमेट यानी कि ओवम से फ्यूज होता है। जब इनमें ओवम बन जाते हैं या स्पर्म बन जाते हैं तो वो वाटर कैनाल की सहायता से बॉडी से बाहर फेंक दिए जाते हैं, और ये जो स्पर्म्स होते हैं वो जब किसी फीमेल गैमेट के संपर्क में आते हैं जल में तो ये उससे फ्यूज़ हो जाते हैं और दोनों के फ्यूज़न से डिप्लॉयड जायगोट बनता है और जायगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसमें द्विलिंगी जंतु होते हैं, लेकिन द्विलिंगी होने के बावजूद इनमें पर निषेचन पाया जाता है, सेल्फ स्व निषेचन नहीं पाया था। स्व निषेचन मुख्यतः केवल टीनिया जैसे जीवों में पाया था, वरना अधिकांश जगह द्विलिंगी होने के बावजूद भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी कि पर निषेचन पाया जाता है। इन जंतुओं में जो परिवर्धन होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात अप्रत्यक्ष होता है। नॉर्मली अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि जब जायगोट से एक इंटरमीडिएट मध्यवर्ती संरचना लार्वा का निर्माण होता है और लार्वा में अब अनेक चेंजेस होने के बाद अब वो वयस्क जंतु में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्धन होता है हम उसे अप्रत्यक्ष टाइप का बोलते हैं। और इनके अंदर दो लार्वा मुख्यतः बनते हैं, एक एम्फीब्लास्टुला जो मुक्त प्लावी होता है, फ्री लिविंग होता है और वो फ्रीली स्विमिंग होता है, और जो साइकन में पाया जाता है, और पेरेन्काइमुला जो ल्यूकोसोलाइनिया पाया जाता है। इनके अंदर दो मुख्य लार्वावस्थाएं पाई जाती हैं। अब पॉरीफेरा का जो वर्गीकरण है, उसका जो आधार है वो कंकाल के अंदर जो संरचनाएं पाई जाती हैं यानी कि मुख्यतः कंकाल के ऊपर निर्भर होता है, और कंकाल के आधार पर इन्हें 3 वर्ग में डिवाइड किया गया है। वर्ग 1 कैल्केरिया, वर्ग 2 हेक्सेकीटेई निलिडा और वर्ग 3 डीमोस्पॉन्जिया। अब जो सबसे प्रमुख लक्षण है जिसके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है वो है कंकाल यानी कि स्केलेटन। इनमें जो स्केलेटन होता है यानी कैल्केरिया में नाम से पता चल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 मतलब कैल्केरिया। तो कैल्केरिया में हमें याद क्या रखना है कि जो स्केलेटन है, कंकाल है, वो किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का। हेक्सेकीटेनिलिडिया में जो कंकाल होता है वो सिलिका के बने स्पाइक्यूल्स से बना होता है, यानी कि इसमें भी स्पाइक्यूल्स हैं, इसमें भी स्पाइक्यूल्स हैं। स्पाइक्यूल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इसके अंदर भी स्पाइक्यूल है, इसके अंदर भी स्पाइक्यूल्स है, लेकिन इसमें स्पाइक्यूल्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं, इसमें जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं। इनमें सिलिका के तंतु यानी कि सिलिका फाइबर्स या स्पॉन्जिन तंतु यानी कि स्पॉन्जिन फाइबर्स या दोनों से कंकाल मिलकर बना होता है, यानी कि इनमें स्पाइक्यूल्स नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स या सिलिका फाइबर्स या दोनों होते हैं। कीप कोशिका यानी कि जो कोएनोसाइट सेल है यानी कि जो इनके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल होती है वो इसमें बड़ी होती है, इनमें छोटी होती है और इसमें भी छोटी होती है। वास स्थान यानी कि ये किस स्थान पर रहते हैं, हैबिटेट क्या है इनका, ये समुद्री उथले जल में पाए जाते हैं, मतलब ये ज़्यादा डीप नहीं पाए जाते, कोने पर किनारों पर जो कम गहरा जल होता है वहाँ पाए जाते हैं, लेकिन ये समुद्र के गहरे जल में पाए जाते हैं। ये समुद्री होते हैं, ये भी समुद्री है, लेकिन ये समुद्री उथले जल में है, अर्थात ये गहरे जल में नहीं होते, किनारों पर जो कम गहरा पानी होता है वहाँ पाए जाते हैं, और ये समुद्र के गहरे जल में पाए जाते हैं, और ये समुद्री उथले जल में या स्वच्छ उथले जल में या समुद्री गहरे जल में या स्वच्छ गहरे जल में, यानी कि ये किसी भी जगह पाए सकते हैं। चारों कंडीशंस में कौन कौन सी, समुद्री उथले जल में
समुद्री गहरे जल में, स्वच्छ उथले जल में या स्वच्छ गहरे जल में। यानी कि ये स्वच्छ जल भी हो सकते हैं, समुद्री भी हो सकते हैं। समुद्री में ये उथले पानी में यानी कि कम गहरे पानी में भी पाए जा सकते हैं और प्लस ये गहरे जल में भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये स्वच्छ जल ये भी हो सकते हैं, अर्थात स्वच्छ जल में भी ये या तो उथले पानी में पाए जाएंगे कम गहरे में या गहरे जल में पाए जाते हैं। नाल तंत्र इनमें या तो एस्कॉन टाइप का होता है या साइकॉन टाइप का होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का होता है, ये सबसे जटिल कॉम्प्लेक्स प्रकार का होता है। एस्कॉन या साइकॉन टाइप का होता है, इसमें ल्यूकॉन टाइप का होता है, इसमें ल्यूकॉन या रेगॉन टाइप का होता है। इसमें एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलोनिया, ये सबसे स्मॉलेस्ट स्पंज है, जबकि जो लार्जेस्ट स्पंज है उसका नाम होता है स्फेसियोस्पॉन्जिया। स्फेसियोस्पॉन्जिया। और जो इसका एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला होता है। यूप्लेक्टेला जो होता है वो इसको वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं, यानी कि वीनस की पुष्प मंजूषा भी बोलते हैं। ये जापान में वेडिंग गिफ्ट होता है, यानी कि जो नवविवाहित जोड़े होते हैं उनको ये गिफ्ट की तरह दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कि जब ये यूप्लेक्टेला छोटा होता है तो इसके बॉडी के अंदर जो एक श्रिम्प होता है, ऑर्थोपोड होता है, जो माइक्रोस्कोपिक टाइप के होते हैं, वो श्रिम्प इनकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और धीमे धीमे इसकी बॉडी बढ़ती रहती है और इसके अंदर जो उपस्थित श्रिम्प होता है वो भी, उसकी बॉडी भी बढ़ती रहती है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसकी बॉडी, श्रिम्प की बॉडी इतनी बढ़ जाती है कि वो इनकी बॉडी से निकलकर बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि इसके जो छिद्र होते हैं उनके साइज से उसका साइज अब बड़ा हो चुका होता है। इसीलिए अब वो श्रिम्प इनकी बॉडी से बाहर नहीं आ पाता और वो मरने तक उसी के साथ रहता है। और इसीलिए जापान में इसको वेडिंग गिफ्ट के रूप में दिया जाता है कि जिस प्रकार से ये श्रिम्प मरते दम तक इस यूप्लेक्टेला के साथ रहा है, आप दोनों भी मरते दम तक इसी प्रकार से साथ साथ रहें। इसलिए ये वेडिंग गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले, लोगों को थोड़ा सा समझें कि हम साथ साथ रहें। इसके बाद जो हाइलोनीमा है, इसे ग्लास रोप स्पंज बोलते हैं। इसकी बॉडी बिल्कुल ग्लास की तरह चमकदार होती है। इसके बाद यूस्पॉन्जिया जो होता है वो स्नान स्पंज होता है, यानी कि बाथ स्पंज होता है। इसका यूज़ बाथिंग में किया जाता है, नहाने में किया जाता है। और क्लायोना जो होता है ये बोरिंग स्पंज होता है। ये ओयस्टर्स के लिए हानिकारक होता है और उनके जो शेल्स होते हैं उनको नष्ट कर देता है। और ये जो इंडस्ट्री होती है, ओयस्टर इंडस्ट्री, यानी कि जो मोती की इंडस्ट्री होती है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब पोरीफेरा के 4-5 विशेष लक्षण क्या होते हैं जो केवल एक तरह से देखा जाए तो केवल पोरीफेरा में पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते। सबसे पहले संपूर्ण शरीर पर छिद्रों की उपस्थिति। तो हमने पहले पढ़ा कि इनके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। तो सूक्ष्म छिद्रों की उपस्थिति, ऑस्टिया, इनका प्रमुख लक्षण है। पहला लक्षण जो इनकी बॉडी में पाया जाता है और जल्दी से किसी के में नहीं पाया जाता। कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन। दूसरा, कोशिका स्तर का शरीर संगठन किसी में नहीं होता, आगे जाकर ऊतक और अंग तंत्र का शरीर संगठन होता है। तो पहला ये हो गया। दूसरा विशिष्ट लक्षण ये हो गया। तीसरा विशिष्ट लक्षण, इनमें मुख और पाचन गुहा अनुपस्थित होती है, अर्थात इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम अनुपस्थित होता है और माउथ भी नहीं होता। तो मुख तथा पाचन गुहा अनुपस्थित, ये इनका तीसरा प्रमुख कैरेक्टर है। चौथा, जो कोएनोडर्म में कोएनोसाइट सेल्स होती हैं, यानी कि कीप कोशिका। चौथा, इनका प्रमुख लक्षण क्या है कि इनके अंदर विशेष कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोएनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, जो इनके अलावा एनिमल किंगडम में किसी में नहीं पाई जाती। चौथा, इनमें जो कैनाल सिस्टम होता है, विशिष्ट प्रकार का नाल तंत्र जो पाया जाता है,
ये पांचवा लक्षण है इंपॉर्टेंट, जो इनके अलावा किसी भी एनिमल किंगडम में नहीं पाया जाता। और छठा, स्पॉन्जिन फाइबर्स की उपस्थिति। जो स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं, स्पॉन्जिन तंतु, ये छठा लक्षण है, जो स्पॉन्जिन टाइप की प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये स्पॉन्जिन फाइबर्स पॉलीफेरा के अलावा किसी भी एनिमल किंगडम में उपस्थित नहीं होता है। तो ये 6 प्रमुख कैरेक्टर्स हैं, जो विशिष्ट लक्षण हैं, जो इनके विभेदक लक्षण हैं, जो एनिमल किंगडम में इनके अलावा कहीं नहीं पाए जाते। कौन कौन सा? पहला, असंख्य सूक्ष्म ऑस्ट्रिया की उपस्थिति। दूसरा, कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन। तीसरा, मुख और पाचन गुहा की अनुपस्थिति। चौथा, कोनोसाइट्स यानी कीप कोशिका की उपस्थिति। पांचवा, नाल तंत्रों की उपस्थिति। और छठा, स्पॉन्जिन फाइबर्स की उपस्थिति। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।